ये मेरी देखी हुई सबसे डरावनी फिल्म है, जो एक प्रसिद्ध डरावनी किताब पर आधारित है। ये 3 आपस में जुड़े हुए खौफनाक कहानियों का संग्रह है और इसे एक बेहतरीन सस्पेंस और हॉरर फिल्म कहा जा सकता है। एक आदमी जिसका नाम सुमित है दावा करता है कि वो मृत आत्माओं से बातचीत कर सकता है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो सार्वजनिक तौर पर एक परीक्षण कराने के लिए तैयार हो जाता है। सुमित को एक प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां उसे सभी कपड़े उतार कर रखा जाता है। जैसे ही लाइट बंद होती है, कमरे के अंदर अजीबोगरीब और डरावनी आवाजें गूंजने लगती है। जैसे ही लाइट दोबारा चालू होती है, दीवारों पर लाल रंग से कई संदेश लिखे हुए दिखाई देते हैं। वहीं सुमित जमीन पर बेहोश पड़ा मिलता है, क्योंकि वो आत्माओं की ताकत को सहन नहीं कर पाता। इस प्रयोग को करने वाली वैज्ञानिक सीमा को कभी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे यह भी पता था कि एक इंसान इतने कम समय में इतना कुछ नहीं लिख सकता। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि दीवारों पर उसके बेटे की आखिरी बातें लिखी थी। यह देखकर सीमा को यकीन हो जाता है कि सुमित वाकई मृत आत्माओं से बात कर सकता है। अपने बेटे की आत्मा से संपर्क करने के लिए सीमा सुमित को अपने घर बुलाती है और उसे अपने बेटे के बारे में बताती है। सीमा ने सोचा कि सुमित को अपने बेटे के कमरे में ले जाने से उसके बेटे की आत्मा से संपर्क करने की संभावना बढ़ जाएगी, लेकिन अनजाने में वो सुमित के प्रेम जाल में फंस गई। जब सीमा को लगा कि अब वो अपने बेटे की आत्मा से नियमित रूप से बात कर सकेगी, नशे में धुत सुमित ने सच्चाई उगल दी कि वो एक धोखेबाज है। असल में सुमित ने प्रयोग से एक दिन पहले ही एक तकनीशियन को रिश्वत देकर प्रयोगशाला में प्रवेश किया था। वहां उसने रसायन युक्त ब्रश से दीवारों पर पारदर्शी अक्षरों में पहले से ही संदेश लिख दिए थे और एक रासायनिक घोल की बोतल छुपा दी थी। जैसे ही प्रयोग शुरू हुआ, उसने वो घोल चारों ओर छिड़क दिया, जिससे पहले से लिखे पारदर्शी अक्षर लाल रंग में प्रकट हो गए। जहां तक अजीब आवाजों का सवाल है, वो सुमित ने पहले से रिकॉर्ड करके वेंटिलेशन सिस्टम में छुपा दी थी। सुमित को सीमा के बेटे की अंतिम बातों की जानकारी इसलिए थी क्योंकि वह सीमा के पूर्व पति को जानता था और उसी से उसने सीमा के बारे में सारी जानकारी हासिल की थी। इसी के चलते उसने सीमा को धोखा देने की योजना बनाई। गुस्से में सीमा ने सुमित को जोरदार थप्पड़ मारा और फिर अपने बेटे के कमरे में जाकर उसके खिलौना भालू को गले लगाकर चुपचाप रोने लगी। लेकिन जब वो इस कठोर सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रही थी, तभी पीछे की छोटी ब्लैक बोर्ड पर अपने आप एक संदेश उभरा, उसे यहां लाओ। उसी समय बिस्तर पर एक छाया भी दिखाई दी। सीमा ने धीरे धीरे कंबल हटाया और उसके चेहरे पर खुशी की झलक आ गई। अगली सुबह जब सुमित का नशा उतरा, उसे अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। वो सीमा से माफी मांगने लगा और तुरंत उस घर से जाने की बात कही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने सुमित के आत्माओं से बात करने की क्षमता की खबर पहले ही आसपास के अमीर लोगों तक पहुंचा दी थी। बहुत से लोग जो आत्माओं से जुड़ने के लिए बेताब थे, सीमा के घर पहुंचने लगे। पैसे कमाने की संभावना देखकर सुमित ने वहीं रुकने का फैसला किया। लेकिन जब सुमित वहां से चला गया, तो बगीचे में एक सूने पड़े झूले पर अचानक एक बच्चे की छवि दिखने लगी। वो सीमा के बेटे की आत्मा थी। उसी रात सीमा ने सुमित को अपने बेटे के कमरे में ले जाकर उसकी ईमानदारी साबित करने के लिए सबके सामने उसकी जांच करवाई। सबकी निगरानी में सुमित से उसके कपड़े उतारकर कमरे में प्रवेश करने को कहा गया, ताकि किसी भी धोखाधड़ी की संभावना न हो। इसके बाद सीमा ने सुमित के कान के पास झुककर एक अजीब सी भाषा में कुछ कहा। असल में सुमित की आत्माओं को धोखा देकर लोगों से पैसे कमाने की चाल से आत्माएं पहले ही नाराज थी। जैसे ही कमरे में सभी लोग बाहर गए, आत्माएं अचानक प्रकट हुई। आक्रोशित आत्माओं ने सुमित को हवा में उठा लिया। उसके शरीर के बाल खुद ब खुद झड़ने लगे। आत्माओं ने अपने जीवन की सारी कहानियां सुमित की त्वचा पर उकेर दी। जब सीमा ने कमरे का दरवाजा फिर से खोला, तो उसने देखा कि सुमित खून से लथपथ खड़ा है। कुछ समय बाद एक कर्ज में डूबे किताब की दुकान के मालिक पर उसके कर्जदारों ने हमला कर दिया। खुद को बचाने के लिए उसने खूनी किताब ब्लड स्क्रिप्ट की कहानी विनय नाम के व्यक्ति को बता दी। उसने ये भी कहा कि यह दुर्लभ किताब करोड़ों रुपए की है। किताब की कीमत जानकर किताब के मालिक ने विनय के साथ मिलकर इसे हासिल करने की योजना बनाई, लेकिन विनय ने धोखे से उसे मारकर अकेले ही किताब हथियाने की कोशिश की। जब विनय ने दुकान छोड़ी, तो पहले से मृत किताब मालिक के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी। विनय को इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो अपने साथी अरुण के साथ उस शहर की ओर निकल पड़ा जहां सीमा रहती थी। रास्ते में वे लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक हेडफोन लगाए बच्ची को टक्कर मारने वाले थे। जब वे सीमा के घर पहुंचे, तो पाया कि वो जगह पूरी तरह खंडहर बन चुकी थी। खूनी किताब के प्रभाव के कारण वो कभी खुशहाल शहर अब एक उजाड़ बस्ती बन चुका था। उसी समय उनकी कार में खराबी आ गई। विनय ने नीचे उतरकर कार की जांच करनी शुरू की। तभी अरुण ने कार के शीशे में एक डरावना चेहरा देखा। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन कार के अंदर कोई नहीं था। कुछ ही देर में वो भूतिया छवि कार के बाहर भी दिखाई देने लगी। गुस्से में अरुण ने इसे किसी की शरारत समझकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। विनय ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरुण आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में विनय ने देखा कि अरुण घबराहट में एक चर्च के अंदर भागा और खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। ये अजीब घटना देखकर विनय डर के मारे चर्च से भाग गया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। उसकी कार अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गई और उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगी। विनय जान बचाने के लिए भागता रहा और ड्राइविंग सीट की ओर फायरिंग करता गया। अंततः जब कार एक पेड़ से टकराकर रुक गई, तो विनय ने जाकर देखा कि ड्राइविंग सीट पर कोई भी नहीं था। इन सभी अजीब घटनाओं के बावजूद विनय ने ठान लिया कि जब वो यहां तक आ ही गया है, तो खूनी किताब लिए बिना वापस नहीं जाएगा। थोड़ी देर बाद वो पास के एकमात्र रोशन घर के पास पहुंचा, जो सीमा का घर था। घर के अंदर उसने सीमा को देखा और साथ में सुमन को भी, जो अब एक जीवित पेड़ जैसी स्थिति में था।
सीमा ने विनय से बात करते हुए कहा कि उसका नाम सुमन के माथे पर लिखा जा चुका है। ये सुनकर विनय के दिल में अजीब सा डर समा गया। अगले ही पल दर्जनों चूहे अचानक कमरे में घुस आए और विनय पर हमला करने लगे। डर के मारे वो बाहर की ओर भागा और वादा किया कि अब वो खूनी किताब के बारे में कभी नहीं सोचेगा। लेकिन सीमा ने उसे इतनी आसानी से जाने देने का इरादा नहीं किया था। जैसे जैसे चूहों की संख्या बढ़ती गई, विनय ने अपनी जान बचाने के लिए एक चाकू निकाला और उन्हें मारना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब एक भ्रम था। चूहे नहीं, बल्कि वो खुद को ही घायल कर रहा था। गंभीर रूप से घायल विनय किसी तरह खुद को घसीटते हुए वहां से भागने में सफल रहा। कई मुश्किलों के बाद अरुण आखिरकार एक पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचा, लेकिन वहां उसने देखा कि मालिक एक शव को छिपाने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि अरुण कुछ समझ पाता, मालिक की पत्नी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अंत में लोहे के हथौड़े से हमला कर अरुण को मार डाला गया। अगले दिन सुबह वो लड़की जो पहले सड़क पर अरुण की गाड़ी से टकराने से बाल बाल बची थी, उसी गेस्ट हाउस में आकर रुकी। उस लड़की का नाम जया था। वो एक आत्मकेंद्रित, ऑटिज्म से पीड़ित थी और आवाजों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थी। यहां तक कि खाने की चबाने की आवाज भी उसे असनीय लगती थी। जया को हमेशा लगता था कि उसे कोई बीमारी नहीं है और वो डॉक्टर की मदद लेने से इनकार करती थी। मजबूर होकर उसके माता पिता ने उसे गांव में भेज दिया। लेकिन जब जया ने अपने माता पिता की बातचीत सुनी, जिसमें वे उसे छोड़ने की योजना बना रहे थे, तो गुस्से में उसने रात में उनके सोने के दौरान उन्हें मारने का इरादा किया। परंतु वो ऐसा कर नहीं पाई और केवल 2 बंडल नकदी, एक बैग और अपने नॉइस कैंसलिंग हेडफोन लेकर घर छोड़कर भाग गई। बस स्टेशन पर टिकट खरीदने के बाद उसने देखा कि एक अजीब काले कपड़े पहने बुजुर्ग उसे घूर रहे हैं। जया ने इसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो देखती है कि वो आदमी उसी बस में सवार हो गया। जया को एहसास हुआ कि वो आदमी उसके पीछे लगा हुआ है। डर के मारे वो तुरंत बस से उतर गई और पास के एक गेस्ट हाउस में शरण ली। लेकिन ये गेस्ट हाउस वही था जिसका मालिक अरुण का हत्यारा था। शायद इसलिए कि जया अभी युवा थी, मालिक की पत्नी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जब जया अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटी तो उसे दीवार के अंदर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। उत्सुकता के कारण उसने दीवार के पास जाकर ध्यान से सुना। अचानक उसने देखा कि दीवार के अंदर से एक तिलचट्टा बाहर निकल रहा है। ये देखकर जया डर गई और तुरंत कमरे से बाहर भागने लगी। उसी समय वो अचानक वहां आई गेस्ट हाउस की मालकिन से टकराने से बाल बाल बची। जया ने पलटकर फिर दीवार की ओर देखा, लेकिन उस तिलचट्टे का कोई निशान नहीं था। उसे लगा कि ये सिर्फ उसका भ्रम होगा। थोड़ी देर बाद गेस्ट हाउस की मालकिन ने उसे खाने के लिए रसोई में बुलाया। जया पहले तो झिझकी, लेकिन अंततः वो वहां गई। रसोई में उसने देखा कि वहां एक और युवक भी ठहरा हुआ है। वो युवक पहली ही नजर में जया को पसंद करने लगा और उससे उसका फोन नंबर भी मांग लिया। रात के खाने के बाद जया ने सोचा कि अब वो आराम से सो सकेगी, लेकिन तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर जोर से धमाका होने की आवाज आई। जया ने डरते हुए देखा कि उसका शरीर अचानक से जड़ हो गया है। वो हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसने देखा कि गेस्ट हाउस के मालिक और मालकिन उसके कमरे में आए। उनकी नजरें जया पर ऐसे टिकी थी जैसे वो कोई शिकार हो। मालिक ने हाथ में एक नापने वाली पट्टी ली और जया के शरीर की माप लेने लगा। जया ये सब देखकर हैरान थी, लेकिन वो कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। सुबह जब जया बिना किसी नुकसान के जागी तो उसे लगा कि ये सब एक बुरा सपना था। लेकिन जब वो पास के कैफे से कॉफी लेने गई तो उसने देखा कि वही बुजुर्ग जिसने पहले उसका पीछा किया था फिर वहां खड़ा था। जया डर गई और बिना कॉफी लिए तुरंत वहां से भाग गई। बुजुर्ग व्यक्ति ने वाकई जया का पीछा किया, जिससे वो डरकर तेजी से भागते हुए वापस गेस्ट हाउस पहुंची और पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली। शाम होते ही जया को फिर से दीवार के अंदर से अजीब आवाजें सुनाई दी। इस बार उसे यकीन था कि ये कोई भ्रम नहीं था। उसने दीवार के पास जाकर ध्यान से देखा और महसूस किया कि वहां दीवार के भीतर कुछ छिपा हुआ है। जया ने दीवार पर हल्का सा दबाव डाला और एक गुप्त दराज को खोल दिया। एक छोटी दराज में उसे एक अजीब सा ड्रिप बैग दिखाई दिया। जब उसने दूसरी बड़ी दराज खोली तो वहां एक सूखी हुई लाश पड़ी थी। ये खौफनाक दृश्य देखकर जया डर के मारे जोर से चिल्ला उठी। आवाज सुनकर गेस्ट हाउस की मालकिन दरवाजे पर आकर पूछताछ करने लगी। जया ने घबराहट में बहाना बनाया कि उसने बुरा सपना देखा था। इस बीच पड़ोस के कमरे में ठहरे लड़के ने जया को मैसेज किया। जया ने उसे तुरंत इस जगह की सच्चाई बताते हुए पुलिस को बुलाने की सलाह दी। लेकिन जया को यह नहीं पता था कि उस लड़के का फोन इस समय गेस्ट हाउस की मालकिन के पास था। जया लगातार मैसेज भेज रही थी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे से एक हाथ उसके कंधे को पकड़ने के लिए बढ़ रहा था। वो डर के मारे पलटी और देखा कि दीवार के अंदर बंद महिला अभी जीवित थी। ड्रिप बैग उसकी जान बचाए रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जया ने खिड़की से भागने की कोशिश की, लेकिन उसने नीचे गेस्ट हाउस के मालिक को खड़ा देखा। वहीं मालकिन दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे वो किसी भी पल अंदर आ सकती थी। घबराई हुई जया ने कमरे का दरवाजा खोला और खुद को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। जैसे ही मालकिन अंदर आई, जया ने पास पड़े एक लैंप से उसे बेहोश कर दिया। जया इस जगह से तुरंत भाग जाना चाहती थी, लेकिन गेस्ट हाउस का मालिक पहले ही सीढ़ियों के पास आ चुका था। वो घबराहट में बेसमेंट की ओर भागी और वहां एक गुप्त दरवाजा ढूंढकर उसमें छिपने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने गुप्त दरवाजे के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि वहां दोनों तरफ जिंदा लाशें थी। इस डरावने दृश्य ने जया को सन्न कर दिया। डर और गुस्से के बीच उसने साहस जुटाया और दूसरी ओर भागने लगी। लेकिन ये सब पहले से ही मालिक और उसकी पत्नी की योजना का हिस्सा था। उन्होंने जया को आसानी से काबू में कर लिया और उसे बेहोश करने का इंजेक्शन दे दिया। जया को बेसुध देख मालकिन ने शांत स्वर में बताया कि वे अपने गेस्ट हाउस में आने वाले मेहमानों को जिंदा लाश बना देते हैं।
ताकि वे जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त होकर शांति से रह सके। मालिक ने कल रात जब जया के शरीर की नाप ली थी तो उसका मकसद उसके लिए एक ताबूत तैयार करना था। उन्होंने बताया कि इस गेस्ट हाउस की दीवारों और फर्श के नीचे जिंदा लाशें हैं, जिनमें उनकी खुद की बेटी और एक और युवा मेहमान भी शामिल है, जिन्हें उन्होंने कल रात जिंदा लाश बना दिया था। अब बारी जया की थी। जैसे ही मालकिन ने अपनी बात खत्म की, बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। ये वही बुजुर्ग व्यक्ति था जो जया का पीछा कर रहा था। उसने बताया कि वह जया के प्रेमी का पिता है, जो अपने बेटे की रहस्यमयी आत्महत्या की सच्चाई जानने आया है। लेकिन इससे पहले कि वह जया से बात कर पाता, मालिक ने उसे कुल्हाड़ी से मार डाला। इस हौलनाक घटना के दौरान जया ने खुद को किसी तरह खिड़की तक खिसकाया और बाहर निकलकर उस बुजुर्ग के वाहन में छिप गई। लेकिन उसकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि मालिक और मालकिन भी बुजुर्ग के शरीर को लेकर बाहर आ रहे थे। जया ने खुद को कार की पिछली सीट में छिपा लिया और सांस रोककर चुपचाप बैठी रही। उसने अपनी आंखों के सामने गेस्ट हाउस के मालिक को बुजुर्ग का शव कार में लाते देखा। फिर मालिक ने कार को एक खतरनाक पहाड़ी चट्टान की ओर चलाना शुरू किया। चट्टान के पास पहुंचकर मालिक ने कार के एक्सीलेटर पर भारी पत्थर रख दिया और गियर को लकड़ी की छड़ी से सेट कर दिया, ताकि ऐसा लगे कि ये एक हादसा था। दुर्भाग्य से जया भी उसी कार में थी और वो चट्टान से नीचे गिर गई। जया को होश तब आया जब वो अस्पताल में थी, लेकिन वहां उसे एक और हैरान करने वाली खबर मिली। पुलिस ने जांच में पाया कि बुजुर्ग की मौत सामान्य नहीं थी। हालांकि उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बुजुर्ग ने अपने बेटे की मौत के गम में उसकी प्रेमिका जया को साथ लेकर खुदकुशी की होगी। इस तरह गेस्ट हाउस के मालिक और उसकी पत्नी बच निकले। जब जया स्वस्थ होकर अपने घर लौटी तो उसने पाया कि उसके माता पिता अभी भी उसकी परवाह नहीं करते, जैसे वो घर में अदृश्य हो। इससे भी बुरी बात यह थी कि जया को आखिरकार अपने प्रेमी की मौत की सच्चाई याद आ गई। उसने महसूस किया कि उसका प्रेमी उसी के उकसावे पर अपनी जान देने के लिए मजबूर हुआ था। इस सच्चाई ने जया को मानसिक रूप से तोड़ दिया। गहरे अपराधबोध में डूबी जया ने फैसला किया कि वो इस पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए खुद को गेस्ट हाउस के मालिक और मालकिन के हवाले कर देगी। मालिक और मालकिन ने उसकी विनती स्वीकार की। उन्होंने उसके दोनों आंखें और कान निकाल लिए, उसका मुंह सील कर दिया और फिर उसके शरीर को गेस्ट हाउस के फर्श के नीचे रख दिया। इस तरह जया की कहानी गेस्ट हाउस के रहस्यमय इतिहास का हिस्सा बन गई। गेस्ट हाउस में मौजूद हर व्यक्ति की कहानियां सिमोन नाम के एक अजीब जीव के शरीर पर दर्ज होती है। सिमोन जब तक जीवित रहेगा तब तक ये कहानियां बाहर आती रहेंगी।